आई होप आपने पिछली 2 क्लासें ले ली होंगी। तो पिछली 2 क्लासों में हमने देखा था, जो पहली क्लास थी उसमें हमने शब्दावली के बारे में चर्चा की थी। फिर जो हमारी जो पिछली क्लास थी, जो हमारी सेकंड क्लास थी, उसमें हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूर्वी देशों में अपना व्यापार कर रही थी। तो वो 1600 में अपने भारत में आ गई थी, सन 1600 में अपने भारत में आ गई थी और वो अपना व्यापार कर रही थी। धीरे धीरे उसने व्यापार करते हुए अपना शासन फैलाना स्टार्ट कर दिया। जब ये बात जो ब्रिटिश संसद है या ब्रिटिश क्राउन है उनको ये बात पता चली, तो उन्हें लगा कि इनकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ती जा रही है, तो इन पे कुछ नियंत्रण करना चाहिए। तो इसी नियंत्रण के लिए उन्होंने कुछ एक्ट लाने स्टार्ट किए। ये एक्ट क्या थे? एक प्रकार से संविधान थे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो भारत में संवैधानिक विकास है। तो हमने कल पढ़ा था कि जो इन्होंने संविधान निर्माण के प्रयास किए वो 2 चरणों में हुए थे, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट था 1773 से लेके 1857 तक। जब 1857 की क्रांति हुई तो वो पूरा ही चेंज हो गया। तो 1858 से लेके जो 1947 तक था वो इसका फेज सेकंड स्टार्ट होता है, क्योंकि इस समय जो शासन होता है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। और यहाँ तक 1857 तक जो शासन था या फिर जो व्यापार था वो कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके तहत हमने देखा था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद में 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट, और फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये जो एक्ट था ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। तो ये क्या था इसके बारे में हम जानते हैं और इसके प्रावधान क्या हैं वो हम देखते हैं। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, वो जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद, इसके द्वारा पहला अधिनियम था या पहला एक्ट था, जिसका उद्देश्य क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण करना और उसका विनियमन करना, उसको कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करना। तो फिर बात आती है कि जब ये अधिनियम लाया गया तो इसमें कुछ बातें लिखी होगी, कुछ जो प्रावधान लागू किए गए हैं, तो उन पर रेस्ट्रिक्शन होंगे कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, या उसका जो सीमित कर दिया गया जो दायरा, तो वो क्या क्या बातें थी वो देखते हैं। तो इसमें पहला जो कहा गया, तो इसमें पहला कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि बंगाल क्या है और बंगाल में ही क्यों किया गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो अपना शासन स्टार्ट किया, तो वो उस समय हमारे भारत में 3 प्रांत थे। पहला था बंगाल प्रांत, फिर आता है बम्बई और फिर आता है मद्रास प्रांत। जो बंगाल प्रांत था ये सबसे शक्तिशाली प्रांत था। तो यहाँ का जो गवर्नर होता था उसके पास ज़्यादा पावर्स होती थी और वो इनको बम्बई और मद्रास को कंट्रोल करता था पहले। लेकिन पहले जब वो कंट्रोल करता तो आंशिक रूप से कंट्रोल करता था, और इन जो सबके जो हेड होते थे उनको गवर्नर कहा जाता था। तो बंगाल का भी एक गवर्नर होता था, बम्बई का भी एक गवर्नर होता था और मद्रास का भी एक गवर्नर होता था। लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसने जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल का मतलब क्या होगा कि जो ये बम्बई और मद्रास होंगे ये किसके कंट्रोल में होंगे? ये डायरेक्ट उसके बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसके कंट्रोल में ये आ जाएंगे। तो पहला प्रावधान तो ये था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस टाइम पर जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल का गवर्नर था। तो लेकिन अब ये क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर
जनरल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद में जो बॉम्बे और जो मद्रास है, इनके गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। लेकिन हाँ, यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो गवर्नर जनरल था वो इनको कंट्रोल करता था, तो ये भी अभी तक भी पूर्णतया इनके कंट्रोल में नहीं था। लगभग 80% रूप से ये बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थे। फिर उसके बाद में क्या बात आती है, अभी जो जी मतलब गवर्नर जनरल किसका, बंगाल का, तो ये किस पे कंट्रोल करेगा, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल के साथ में एक परिषद बनाई गई जिसे हम कहते हैं कार्यकारी परिषद। अब जो गवर्नर जनरल था उसके ऑफिस में कुछ तो होंगे, अकेला तो वो काम करने से रहा, तो उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। ये किसकी सहायता के लिए थी, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक टीम बनाई गई जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्यकारी परिषद। इसमें एक तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो होता था और इसके अतिरिक्त 4 सदस्य होते थे। फिर उसके बाद में इन जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल पर भी कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड को कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या हिंदी में बोले तो हम निदेशक मंडल की स्थापना की गई। अब निदेशक मंडल किस पे कंट्रोल करेगा, गवर्नर जनरल पे, और गवर्नर जनरल किस पे, गवर्नर्स पे कंट्रोल करेगा। और जो गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कितने सदस्य, 4 सदस्य उसमें शामिल थे। तो ये संरचना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बनाई गई। नेक्स्ट आता है, इस एक्ट के तहत जो कलकत्ता था वहाँ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो इसमें कितने न्यायाधीश होंगे, इसकी भी जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बताया गया कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। फिर हमारे सवाल बनता है कि जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिसा इम्पे थे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि पहले तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसके साथ 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया, और जो कलकत्ता था वहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन ये जो सर्वोच्च न्यायालय था ये किसके अधीन था, जो ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल थी। अब सवाल आएगा कि ये प्रीवी काउंसिल क्या थी, तो ये प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय था। और जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय था वो इसके अधीनस्थ था, मतलब इसके कंट्रोल में था। जैसे अभी हम देखते हैं कि अगर हम हाई कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन उस समय अगर कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अगर कोई असंतुष्ट है तो वह प्रीवी काउंसिल में जा सकता है। यहां तक हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था। तो रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य बातें, गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आता है कार्यकारी परिषद, उसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया,
कलकत्ता में, और जो मुख्य न्यायाधीश थी वो थी एलिसा इम्पे। ये महिला नहीं, एक पुरुष थे। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाया गया तो उसमें कुछ कमियां थी, तो इन्हीं कमियों को देखते हुए जो ब्रिटिश संसद है उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। ये कब पारित किया? 1784 में पारित किया गया। अब ये पहली बात तो ये क्यों लाया गया या इसके उद्देश्य क्या थे, तो उसके उद्देश्य के हम बारे में अगर हम बात करें तो इसका पहला उद्देश्य था जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कमियों को दूर करना। दूसरा आता है कि जो गवर्नर जनरल था और जो सुप्रीम कोर्ट था, उनके जो पावर्स का सेपरेशन था वो रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं किया गया था। तो इससे ये पता नहीं चलता था कि गवर्नर जनरल क्या काम करेगा और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या काम करेगा, क्या इन दोनों के कार्य आपस में टकरा सकते हैं। तो ये बात उस रेगुलेटिंग एक्ट में ठीक तरह से नहीं बताई गई थी, तो उसी में संशोधन करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तीसरा आता है कि जो ब्रिटिश संसद है वो चाहती थी कि थोड़ा और इस पर रेगुलेशंस बनाए जाएं, इसे और कंट्रोल में लिया जाए। तो उसके लिए जो ब्रिटिश संसद थी वो अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी। तो इसके 3 उद्देश्य थे। पहले तो उसकी कमियों को दूर करना, और गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट थे उनकी शक्तियों का विभाजन करना, और तीसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना नियंत्रण और बढ़ाना। अब बात आती है इसके प्रावधान क्या क्या थे, इसकी बातें क्या क्या थी जो मुख्य है। तो पहला आता है इसमें 6 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण बोर्ड। ये राजनीतिक नियंत्रण करता था। अब इसे समझने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सब पे नियंत्रण करेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे कौन आएगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये व्यावसायिक नियंत्रण करता था। ये राजनीतिक नियंत्रण करता था। इसमें कितने सदस्य? इसमें 6 सदस्य रखे गए थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नीचे गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के नीचे बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर। और जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे उनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश संसद के द्वारा। अर्थात जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो एक तरह से ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व करता था भारत में, क्योंकि ये जो सदस्य होते थे ये ब्रिटिश संसद द्वारा रखे जाते थे कि आप जाओ और इनकी निगरानी करो। तो ये अगर देखा जाए तो एक निगरानी के लिए एक बोर्ड बनाया गया था। फिर उसमें अगला प्रावधान क्या किया गया? जो हमने पढ़ा था कि जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। तो उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई। ये प्रावधान हो गया। इसके बाद में अगला प्रावधान क्या था कि जो बंबई और मद्रास थे, ये जो प्रेसिडेंसियां थी इनको पूरी तरह से बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो यहाँ शब्द आता है पूर्णतया। अगर नॉर्मली क्वेश्चन आए कि जो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो किसके कंट्रोल में थे, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थे। लेकिन अगर ये बात आ जाए कि वो पूर्णतया कब बंगाल के अधीन हुए, तो वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, मतलब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के अधीन कर दी गई।
जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, गवर्नर जनरल और गवर्नर थी, जो गवर्नर थे उनकी नियुक्ति का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल को सौंप दिया गया। अब ये इनकी नियुक्ति तो कर सकते थे, लेकिन इनको नियुक्ति करने से पहले इनके ऊपर उनका बॉस कौन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रण बोर्ड था, उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक था। अब नियंत्रण बोर्ड का मतलब कि वह ब्रिटिश संसद से स्वीकृति ले रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट तो वे ब्रिटेन जा नहीं सकते थे, तो अपना प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दिया था ब्रिटिश संसद ने। तो जो भी गवर्नर होगा या गवर्नर जनरल होगा उसकी नियुक्ति तो निदेशक मंडल के द्वारा की जाएगी, लेकिन नियुक्ति करने से पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये भी किसके द्वारा किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा तो अधिकृत राज्य थे, मतलब जिन राज्यों पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था उनको ब्रिटिश राज्य कहा गया। हम एक शब्द सुनते हैं कि ब्रिटिश भारत, तो ब्रिटिश भारत का मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र थे, जैसे बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया और मद्रास हो गया, तो इनको संयुक्त रूप से ब्रिटिश राज्य या ब्रिटिश भारत कहा गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटिश जो हमारा भारत है उसे जो ब्रिटिश भारत है या ब्रिटिश राज्य का दर्जा किस एक्ट के तहत दिया गया, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसके तहत ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश राज्य का दर्जा दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य बातें क्या थी? पहली बात तो ये कब लाया गया, 1784 में। फिर उसमें आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य। सेकंड आता है जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें कितने सदस्य कर दिए गए, 3। पहले कितने थे, 4 सदस्य। और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी वो पूर्णतया किसके नियंत्रण में आ गई, बंगाल प्रेसिडेंसी के। और जो कंपनी द्वारा अधिकृत राज्य थे, अधिकृत मतलब ऑक्यूपाइड, उनको ब्रिटिश राज्य का दर्जा दिया गया। तो आज हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात कर ली है। और यहाँ पैरेलल में हम देख लेते हैं। तो यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। कार्यकारी परिषद में पिट्स इंडिया एक्ट में 3 सदस्य किए गए, जबकि मूलतः कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। और जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और प्रथम जो हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिसा एम्पे। अब हम इनके नोट्स देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये 1773 का एक्ट है, जिसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ये पहला अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करना था। अब इसके प्रावधान क्या किए थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा आता है बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीनस्थ बना दिया गया। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल और ये इसके अधीनस्थ। तीसरा आता है गवर्नर जनरल की सहायता हेतु कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उसकी संरचना क्या थी, गवर्नर जनरल था और उसके साथ 4 सदस्य हुआ करते थे। और व्यापारिक और व्यावसायिक नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल की स्थापना की गई, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। तो सबसे ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसके नियंत्रण में गवर्नर जनरल, उसके साथ 4 सदस्य जो कि कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। फिर उनके अंडर गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। फिर आता है जो कंपनी के राजस्व का लेखा जोखा है वो सीओडी को या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिया गया। जो भी कंपनी का रेवेन्यू आएगा उसका जो भी हिसाब किताब रखा जाएगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से रखा जाएगा।
फिर बात आती है कि इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसकी संरचना क्या थी? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश होंगे। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिसा एम्पे। फिर बात आती है कि ये जो न्यायालय था वो प्रीवी काउंसिल, जो कि ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय था, उसके अधीन था और इसका जो क्षेत्राधिकार था वो केवल कलकत्ता शहर था। फिर उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसका उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। फिर सेकंड आता है गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का विभाजन करना। तीसरा उद्देश्य था ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी पर और नियंत्रण करना चाहती थी। और उसके पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान देखते हैं तो नियंत्रण बोर्ड था। नियंत्रण बोर्ड के कंट्रोल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल था। उसके नियंत्रण में गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के नियंत्रण में जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो हुआ करते थे। फिर इसके प्रावधान में हम देखें तो 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जो राजनीतिक नियंत्रण हेतु संस्था थी। इन सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश संसद द्वारा की जाती थी। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतया बंगाल के अधीन कर दिया गया। फिर आता है जो गवर्नर जनरल और गवर्नर की जो नियुक्ति थी उसका दायित्व निदेशक मंडल को दिया गया, लेकिन अंतिम स्वीकृति ब्रिटिश संसद द्वारा दी जाएगी। और ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो कंपनी द्वारा अधिकृत राज्य थे उनको ब्रिटिश राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ तक हमने 2 एक्ट पढ़ लिए। अब जो चार्टर एक्ट 1813 पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कब? तो यहाँ तक रिवीजन कर लेना। एक बार मैंने याद करवा दिया है।